हेलो बच्चों, कैसे हो सब। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है और इसका क्या क्या इस्तेमाल है और किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ये सारे कंसेप्ट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बाइनोमियल कहते किसे हैं। तो अगर हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं दो नंबरों को, तो इसे हम लोग कहते हैं बाइनोमियल। a प्लस बी, एक्स प्लस वाई, सी प्लस डी, कुछ भी दो नंबर अगर हम लोग लिखते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं बाइनोमियल। अब बाइनोमियल के ऊपर कुछ थ्योरम आया है और वो थ्योरम क्या है उसे हम लोगों को समझना है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर a प्लस बी के पावर में 1 हो तो इसे हम लोग क्या लिखते हैं, a प्लस बी। लेकिन अगर a प्लस बी के पावर में 2 हो तो इसे हम लोग लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से अगर a प्लस बी के पावर में क्यूब हो तो इसे हम लोग लिखते हैं a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसी तरीके से पावर 4 हो सकता है, पावर में 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 4, 5 और 6 इस तरह का जब पावर आएगा तो बहुत मेहनत करने के बाद हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, उसे एक्सपैंड कर सकते हैं। लेकिन सपोज़ करो किसी बाइनोमियल में पावर अगर 100 आ जाए या 500 आ जाए या 30, मान लो 30-40 ही पावर में आ जाए, तो फिर उसे हम लोगों को एक्सपैंड करने में बहुत सारा वक्त और बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा। तो जब पावर में एक बहुत बड़ा वैल्यू आ जाए, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग a प्लस बी के पावर में 29, तो अब इसे हम लोग कैसे एक्सपैंड करेंगे। 2, 3, 4, 5 तक तो ठीक है, हम लोग मेहनत करके कर लेंगे। लेकिन अगर पावर इतना ज़्यादा हो जाए तो फिर इसे किस तरीके से एक्सपैंड किया जाएगा। तो इसे एक्सपैंड करने के लिए जो थ्योरम दिया गया है उसे हम लोग कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो ये कंसेप्ट है इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से इस तरह के बाइनोमियल को एक्सपैंड किया जाता है और उसे एक्सपैंड करने के बाद लिखा जाता है और उसके अलग अलग वैल्यूज़ क्या क्या होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग आज के इस चैप्टर में बाइनोमियल थ्योरम में समझने वाले हैं। अभी जो पावर आप लोगों को दिख रहा है 1, 2, 3, 29, इसे हम लोग पावर भी कह सकते हैं, इंडेक्स भी कहते हैं और एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो जो भी टर्म यूज़ करना यूज़ कर सकते हैं हम लोग। अब ये जो पावर है ये कभी नेगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। लेकिन हम लोग जो बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, हम लोग सिर्फ बात करेंगे पॉजिटिव इंडेक्स के बारे में, या यूँ कहें पॉजिटिव पावर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो इस चैप्टर का हम लोग बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपैंड करना शुरू करते हैं एक बाइनोमियल के फॉर्म को लेकर के। अब यहाँ पर हम लोगों के पास एक बाइनोमियल है a प्लस बी और इसके पावर में है n। अब n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 30, 15, कुछ भी हो सकता है n का वैल्यू। तो इसे हम लोग एक्सपैंड करेंगे अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम कुछ इस तरीके से। nc0 ये पहला टर्म है और ये दूसरा टर्म है। पहले टर्म के ऊपर लिखेंगे हम लोग इन दोनों के पावर का डिफरेंस n-0 और दूसरे वाले टर्म के ऊपर लिखेंगे यहाँ का वैल्यू 0। फिर प्लस देंगे nc1, 0 से शुरू करेंगे और ये वैल्यू जो है इंक्रीज करता जाएगा। पहले वाले टर्म के ऊपर देंगे हम लोग a के पावर में इन दोनों का डिफरेंस n-1 और b के पावर में 1। फिर प्लस करेंगे nc2, a के पावर में n-2 और b के पावर में 2। फिर प्लस करेंगे nc3, पहले वाले के ऊपर n-3 और दूसरे के पावर में 3। इसी तरीके से हम लोग आगे चलते जाएंगे और बीच में कुछ वैल्यू आएगा, मान लो r, कोई नंबर आएगा, क्योंकि n क्या है, n तो हो सकता है 200 हो, n हो सकता है 300 हो, n हो सकता है 29 हो। तो बीच में एक जनरल हम लोग नंबर ले लेते हैं ncr और a के पावर में n-r और b के पावर में r। इसी तरीके से आगे चलते जाएंगे और हम लोग एंड में पहुंचेंगे ncn, पहले वाले के ऊपर में n-n और दूसरे वाले के ऊपर में यहाँ का वैल्यू n। तो ये जो हम लोगों ने एक्सपैंड करके लिखा, ये जो फॉर्म आप लोगों को दिख रहा है, यही है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में बताया जाता है कि अगर पावर में कुछ हो n, 3, 4, 5 तो उसे हम लोग इस तरीके से एक्सपैंड करके लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारी बातें गौर करने की। पहली बात यह है कि ये टर्म शुरू हो रहा है 0 से और ख़त्म हो रहा है n में। इसका मतलब अगर ये पावर 10 हो तो 0 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, 10 तक। तो मतलब यहाँ पर टोटल टर्म जो होगा वो कितना होगा, 11, अगर n 10 हो। इसका सीधा सा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कि अगर a प्लस बी के पावर में 2 हो तो इसे एक्सपैंड करने के बाद ये आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना टर्म आया, 3। तो जब पावर 2 होगा तो एक्सपैंड करने के बाद जो नंबर ऑफ टर्म हम लोगों को मिलेगा वो एक ज़्यादा मिलेगा, 3। इसी तरीके से अगर a प्लस बी के होल क्यूब के बारे में बात करें
तो ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3a b² प्लस b क्यूब। तो यहाँ पर पावर जब 3 है तो यहाँ पे एक्सपेंड करने के बाद नंबर ऑफ टर्म जो हम लोगों को मिला वो 4 मिला। तो जितना भी पावर हो एक्सपेंड करने के बाद नंबर ऑफ टर्म उससे एक ज़्यादा मिलता है। तो हम लोग यहाँ पर ये नोट करेंगे, इफ़ इंडेक्स या एक्सपोनेंट या पावर इज n देन नंबर ऑफ टर्म इज n+1। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों को ये नोट करना है, इफ इंडेक्स या पावर इज n ऑफ अ बाइनोमियल देन नंबर ऑफ टर्म जो हम लोगों को मिलने वाला है, नंबर ऑफ टर्म्स आर n+1 नंबर ऑफ टर्म्स मिलेगा। तो यहाँ पर अगर ये n है तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितना होगा, n+1 टर्म्स होगा। दूसरी बात यहाँ पर यह गौर करने की है कि पहले वाले टर्म के ऊपर पावर जो है n-0 मतलब n से शुरू हो रहा है और ख़त्म कहाँ हो रहा है, n-n मतलब 0 में, मतलब पहले वाले टर्म का पावर डिक्रीज करेगा। देखो यहाँ पर n है, यहाँ n-1 है, यहाँ n-2 है, तो पावर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दूसरे वाले टर्म में अगर गौर करें तो पावर पहले b का पावर 0 है, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, उसके बाद इस तरीके से पावर इंक्रीज हो रहा है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये बाइनोमियल के कुछ पॉइंट्स है जिसे जहन में दिमाग में बैठाना है। हम लोग आगे बात करते हैं दूसरी बात कि यहाँ पर यहाँ पे पहले से इरेज कर लेते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर गौर करो, जब पहला टर्म जो है, यहाँ पर पहला टर्म कौन है, ये, तो यहाँ पर c के साथ क्या है, 0, nc0। दूसरा टर्म कौन है, 1, तो ये लिखाया nc1। तीसरा टर्म कौन है, ये, तो यहाँ पर क्या है, nc2। तो ये हम लोग इसे कह सकते हैं कि ये कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म। तो जब फर्स्ट टर्म बात करेंगे हम लोग t1 तो वहाँ पर आएगा nc0। बाकी भी पार्ट है लेकिन हम लोग सिर्फ इसको देख रहे हैं। जब सेकेंड टर्म के बारे में बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, nc1। जब थर्ड टर्म के बारे में बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, nc2। इसी तरीके से अगर हम लोग 10th टर्म के बारे में बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, nc9। क्योंकि यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ 0, यहाँ 2 है तो यहाँ 1, यहाँ 3 है तो यहाँ 2। तो अगर यहाँ पर 10 होगा तो यहाँ पर क्या होगा, 9। इसी तरीके से अगर आगे चलते जाएं और कहीं पर हम लोग को ये लिखा हुआ मिले NCR, तो इसका मतलब ये कौन सा टर्म होगा, ये R+1 टर्म होगा। अब ये R+1 टर्म यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा ना NCR, तो ये क्या होगा, R+1 टर्म। तो इसे अगर पूरा लिखें तो TR+1 क्या होगा, NCR, पहले वाले के ऊपर n-r और दूसरे वाले के ऊपर r। तो ये हम लोगों को एक फॉर्म मिला, एक फॉर्मूला मिला, किसका, एक जनरल टर्म का। अब यहाँ पर अगर हम लोग r को 0 पुट करते तो क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म। तो ये क्या हो जाएगा, nc0। देखो यहाँ पर लिखा हुआ। अगर r को 2 पुट करते, 1 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2, तो nc1। देखो यहाँ पर सेकेंड टर्म में क्या है, nc1। और अगर r को 2 पुट करते तो ये थर्ड टर्म होगा, तो थर्ड टर्म यहाँ पर ये है, तो 2 पुट करने से nc2। तो ये हम लोगों के पास एक जनरल फॉर्म आ गया, एक जनरल फार्मूला आया किसी भी टर्म को लिखने के लिए। कोई भी बाइनोमियल हो आपके पास, अगर मान लेते हैं x प्लस वाई के पावर में अगर 10 है, तो अगर इससे आपको 5th टर्म पूछा जाए t5, तो हम लोग ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अगर यहाँ 5 है तो यहाँ पर एक कम होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 10c4, क्योंकि यहाँ पर n की जगह पर 10 है। पहले वाले के ऊपर इन दोनों का डिफरेंस, देखो NCR है तो यहाँ पर दोनों का डिफरेंस है, तो x का पावर हो जाएगा 6 और y का पावर हो जाएगा 4। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी बाइनोमियल के किसी भी टर्म को पता कर सकते हैं, कोई भी टर्म हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हम लोगों के पास एक जनरल टर्म आ चुका, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि अगर हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर को गौर से देखें तो a प्लस बी के पावर में 1 से शुरू करते तो क्या हुआ, a प्लस बी। अगर होल स्क्वायर को देखते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर पावर में मतलब 2 है, तो प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और अगर a प्लस बी का होल क्यूब आ जाए तो क्या होगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इन्हीं तीनों को हम लोग गौर करते हैं। सबसे पहले हम लोग गौर करते हैं यहाँ पर,
अगर पावर में 2 है मतलब इवन नंबर है, तो हम लोगों को कितना मिडिल टर्म दिख रहा है? एक मिडिल टर्म दिख रहा है। एक यहाँ छोड़ दो, एक यहाँ छोड़ दो, बीच में एक टर्म बच गया, तो ये मिडिल टर्म हो गया। पावर में अगर 3 मतलब ऑड है, तो यहाँ पे कितना मिडिल टर्म मिल रहा है हम लोग को? 2 मिडिल टर्म। तो मतलब अगर बाइनोमियल के पावर में इंडेक्स जो है, जो पावर में जो वैल्यू है, अगर वो इवन होगा तो हम लोगों को कितना मिडिल टर्म मिलने वाला है? एक मिडिल टर्म मिलने वाला, देख लो। और अगर पावर में ऑड होगा तो कितना मिडिल टर्म मिलने वाला है? 2 मिडिल टर्म मिलने वाला है। इस पॉइंट को आप लोगों को ध्यान में रखना है, याद रखना है। इफ इंडेक्स या पावर ऑफ अ बाइनोमियल इज इवन, अगर इवन होगा, देन देयर इज ओनली 1 मिडिल टर्म। तो कितना मिडिल टर्म मिलेगा? सिर्फ एक मिडिल टर्म मिलेगा। और वो मिडिल टर्म को हम लोग निकालेंगे कैसे? और मिडिल टर्म निकलेगा इस फॉर्मूले से। तो मान लेते हैं कि ये बाइनोमियल है अगर, या इसी को देख लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका मिडिल टर्म कौन सा टर्म हुआ? सेकेंड टर्म। तो यहाँ पर अगर पावर में हम लोगों के पास ये एक बाइनोमियल है a प्लस बी और पावर में n, तो अगर n इवन हुआ, एग्जाम्पल में लिखते हैं इसे, ठीक है, यहाँ तक हो गया। एक एग्जाम्पल लिखते हैं, तो एक ही मिडिल टर्म मिलेगा। अगर पावर इवन हुआ तो एक ही मिडिल टर्म मिलेगा। देयर इज ओनली 1 मिडिल टर्म। तो एग्जाम्पल में लेते हैं, a प्लस बी का होल पावर में n लेते हैं हम लोग। इफ n इज इवन, अगर n इवन हुआ तो कितना मिडिल टर्म होगा बच्चों? एक मिडिल टर्म होगा। और वो मिडिल टर्म क्या होगा? उस मिडिल टर्म को निकालने का फॉर्मूला है n/2 प्लस 1 टर्म। जैसे कि हम लोग यहाँ पर अप्लाई करके देख लेते हैं। ये क्या है? पावर में 2 है और इसका मिडिल टर्म कौन है? ये वाला। ये कौन सा टर्म है? सेकेंड टर्म। तो अगर पावर को यहाँ पर पुट करते हैं 2/2 तो आएगा 1, 1 प्लस 1 मतलब 2। तो सेकेंड टर्म इज द मिडिल टर्म। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है मिडिल टर्म निकालने के लिए। लेकिन किस वक्त? जब पावर इवन हो। तो पावर जब इवन होगा तो एक ही मिडिल टर्म निकलेगा और वो मिडिल टर्म इस फॉर्मूले से हम लोग पता करेंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि अगर पावर ऑड हुआ, इफ इंडेक्स और पावर ऑफ अ बाइनोमियल इज ऑड, अगर ऑड हुआ, देन देयर आर 2 मिडिल टर्म। तो यहां पर कितना मिडिल टर्म होगा? 2 मिडिल टर्म मिलेगा। एग्जाम्पल, a प्लस बी का होल पावर n इफ n इज ऑड। देखो 2 मिडिल टर्म होगा, ये बात यहां से क्लियर हो चुका है। a प्लस बी का होल क्यूब पावर ऑड है, तो यहां पर ये भी मिडिल टर्म है और ये भी मिडिल टर्म है। एक जनरल फॉर्म हम लोग देख रहे हैं कि अगर a प्लस बी का होल पावर n है और n अगर ऑड हुआ तो यहाँ पर 2 मिडिल टर्म होगा। और वो दोनों मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे हम लोग? वो मिडिल टर्म निकालने का तरीका ये होगा, n प्लस 1/2 टर्म एंड n प्लस 3/2 टर्म। तो देखो यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि इस फॉर्म में, इस फॉर्मूले में ये सेकंड टर्म और थर्ड टर्म मिडिल टर्म है। इसी तरीके से अगर हम लोग ये क्यूब को यहाँ बैठाते हैं तो 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 4/2, 2 तो सेकंड टर्म इज द मिडिल टर्म। और 3 को अगर यहाँ बैठाते हैं तो 3 प्लस 3 6/2 मतलब थर्ड टर्म इज द मिडिल टर्म। तो इस फॉर्मूले से हम लोग मिडिल टर्म को पता कर सकते हैं किसी भी बाइनोमियल का। पावर अगर इवन होगा तो हम लोग को एक मिडिल टर्म मिलेगा और अगर पावर ऑड होगा तो 2 मिडिल टर्म मिलेगा। इवन के मिडिल टर्म को निकालने का फॉर्मूला n/2 प्लस 1 और ऑड के मिडिल टर्म को निकालने का फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। तो इन सारी बातों को आप लोग को याद रखना है। इससे थोड़ा सा हम लोग और भी चेक कर लेते हैं। तो हम लोगों के पास मिडिल टर्म निकालने का जो 2 फॉर्मूला है, इसे मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ। अगर n इवन हुआ तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया n/2 प्लस 1 टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा। और अगर n ऑड हुआ तो इसके लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया? n प्लस 1/2 एंड n प्लस 3/2, ठीक है, ये वाला टर्म होगा। अब जैसे कि मान लो a प्लस बी जब हम लोग लिख रहे हैं तो इसे हम लोग क्या लिखा? a प्लस बी। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो 3 टर्म, इसको एक्सपैंड करने के बाद हम लोगों को 3 टर्म मिलने वाला है। वो 3 टर्म को मैं ऐसे लिख लेते हैं, 1 2 3, ठीक है, प्लस करके लिख लेते हैं। फिर अगर a प्लस बी का होल क्यूब होगा तो हम लोगों को कितना टर्म मिलने के वाला है? 4, 1 2 3 और 4।
और इसी तरह अगर a प्लस बी का पावर 4 हुआ तो हम लोगों को कितना मिडिल टर्म मिलने वाला है? 5। 1 2 3 4 5। अगर a प्लस बी का होल पावर में 5 हुआ तो कितना मिडिल टर्म मिलने वाला है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है। और अगर 6 होगा तो 7 मिडिल टर्म मिलेगा। अब यहाँ पर गौर करो, जहाँ पर पावर 2 है वहाँ पर 1 मिडिल टर्म, जहाँ पर पावर 3 है वहाँ पर 2 मिडिल टर्म, जहाँ पर पावर 4 है वहाँ पर 1 मिडिल टर्म, और जहाँ पर पावर 5 है वहाँ पर 2 मिडिल टर्म। ठीक है। पावर 4 को गौर से देखते हैं, यहाँ पर कौन कौन सा मिडिल टर्म बन रहा है? ये वाला थर्ड वाला मिडिल टर्म है। तो इवन के लिए कौन सा फॉर्मूला हम लोगों के पास है मिडिल टर्म निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। तो 4/2 मतलब 2 + 1 मतलब थर्ड टर्म। तो यहाँ पर देखो थर्ड टर्म मिडिल टर्म हो रहा है ना। इसके लिए चेक करते हैं a प्लस बी का होल पावर 5, इसके पास कितना मिडिल टर्म है? 2। ये और ये, तो थर्ड और फोर्थ। तो अगर यहाँ पे हम लोग 5 पुट करते हैं तो 5 + 1 6/2 थर्ड आएगा, और 5 + 3 8/2 4 आएगा। तो थर्ड और फोर्थ टर्म इज द मिडिल टर्म। तो ये दो फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग मिडिल टर्म को आसानी के साथ पता कर सकते हैं। आई होप कि ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया हो, यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो आप लोगों को। ओके बच्चों, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं टर्म के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर T1 लिखा हुआ हो तो यहाँ पर हम लोग NC0 वाला टर्म देखते हैं। ठीक है। और a का पावर n-0 और b का पावर में 0। अगर T3 होगा तो क्या लिखोगे? NC2, बाकी a के पावर में n-2, b के पावर में 2। अगर T100 होगा तो क्या लिखोगे? NC99, a के पावर में n-99 और b के पावर में 99। इस तरीके से लिखेंगे। तो अगर TR+1 होगा, TR+1 तो क्या लिखोगे? NCR, a के पावर में n-r, b के पावर में r। कोई दिक्कत नहीं, आसान सी बात है, समझ में आती है सबको। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये फर्स्ट टर्म हम लोग कहाँ से काउंट कर रहे हैं? तो जवाब है हम लोग फर्स्ट टर्म बिगिनिंग से, स्टार्टिंग से काउंट कर रहे हैं, यहाँ से। ये T3 जो लिखा हुआ है थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, T3 NC2। ये 100 टर्म कहाँ से? फ्रॉम बिगिनिंग। ये R+1 टर्म कहाँ से? ये भी बिगिनिंग है। लेकिन अगर सवाल ऐसा हो जाए कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि rth टर्म फ्रॉम एंड, यहाँ से एंड से rth टर्म मतलब एंड से थर्ड टर्म, एंड से फोर्थ टर्म, एंड से 10th टर्म, इस तरीके का अगर सवाल आ जाए तो फिर उसके लिए हम लोगों के पास कौन सा फॉर्मूला है, इसे हम लोग समझने वाले हैं। ये जितने सारे फॉर्मूले आप लोगों को दिख रहे हैं बोर्ड में, ये सब क्या है? टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। शुरुआत से थर्ड टर्म, शुरुआत से फिफ्थ टर्म, शुरुआत से 100 टर्म। ठीक। लेकिन अब सवाल थोड़ा चेंज हो रहा है कि अगर एंड से थर्ड टर्म पूछ लिया जाए, एंड से फिफ्थ टर्म पूछ लिया जाए, एंड से 7th टर्म पूछ लिया जाए, एंड से 15th टर्म पूछ लिया जाए, तो फिर हम लोगों के पास क्या फॉर्मूला है? तो उसे हम लोग देखते हैं कि अगर एंड से पूछा जाए तो मान लेते हैं इसी बाइनोमियल के बारे में बात कर रहे हैं, a प्लस बी के बारे में। a प्लस बी के पावर में n है। ठीक। इसे एक्सपैंड करने के बाद n+1 टर्म्स हम लोगों को मिलने वाला है। अगर n 100 होगा तो हम लोगों को 101 टर्म मिलेगा। अगर n 500 होगा तो हम लोगों को 501 टर्म मिलेगा। n अगर 4 होगा तो हम लोगों को 5 टर्म मिलेगा। n अगर 100 होगा तो 101 टर्म मिलेगा। n अगर 30 होगा तो 31 टर्म मिलेगा। तो जो भी होगा यहाँ पर n, तो हम लोगों को एक्सपैंड करने के बाद n+1 टर्म मिलने वाला है। उसके एंड से अगर हम लोगों से पूछा जाए कि rth टर्म फ्रॉम एंड, rth टर्म फ्रॉम एंड, एंड से rth टर्म के बारे में अगर बात किया जाए तो क्या लिखेंगे हम लोग? ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला होगा rth टर्म फ्रॉम एंड n-r+1 n-r+2 टर्म। ये फॉर्मूला होगा फ्रॉम एंड। एंड से rth टर्म निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। बिगनिंग से निकालने का हम लोग समझ चुके हैं, ये फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे? एंड से। जैसे कि मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। जैसे कि देखो, अगर a प्लस बी के पावर में 6 हो तो इसे एक्सपैंड करने से हम लोग को 7 टर्म मिलने वाला है। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म, ये 5 नंबर में, ये 6 नंबर में और ये 7 नंबर में। ठीक। अगर आपसे पूछा जाए थर्ड टर्म फ्रॉम बिगनिंग तो क्या लिखोगे? थर्ड टर्म फ्रॉम बिगनिंग 6C2 लिखोगे। पहला वाला के ऊपर में 4, दूसरे वाले के ऊपर में 2। ठीक है। लेकिन अगर थर्ड टर्म फ्रॉम एंड पूछा जाए, ये एक यहाँ से एंड थर्ड टर्म 1 2 3 ये टर्म, तो हम लोग एंड से फोर्थ टर्म कर लेते हैं। ये वाला, ये n-r+2 टर्म फ्रॉम बिगनिंग, ये इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, फ्रॉम बिगनिंग। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है इस फॉर्मूला में कि rth टर्म फ्रॉम एंड जो होगा वो n-r+2 टर्म फ्रॉम बिगनिंग के बराबर होगा।
तो जैसे कि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये थर्ड टर्म मैंने कहाँ से लिया, 1 2 3 स्टार्टिंग से। तो एंड से ये कौन सा टर्म हो रहा है, 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ टर्म हो रहा है एंड से, दिख रहा है 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड इक्वल है थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला दिया गया आरथ टर्म फ्रॉम एंड, ये बराबर होता है n माइनस आर प्लस 2 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो मतलब आपको जब भी एंड से आरथ टर्म बोला जाएगा तो वो बिगिनिंग से कितने टर्म में आएगा, n माइनस आर प्लस 2 टर्म के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग फिफ्थ टर्म निकालने जा रहे हैं फ्रॉम एंड, देखो फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, एंड से फिफ्थ टर्म, फिर से मैं बता रहा हूँ कि देखो यहाँ पर 1 2 3 बिगिनिंग से थर्ड टर्म, 1 2 3 4 5 एंड से फिफ्थ टर्म, दोनों इक्वल है। इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या ये थर्ड टर्म बिगिनिंग वाला वैल्यू हम लोगों को मिलेगा कि नहीं, उसे देख लेते हैं। तो देखो T5 के लिए फॉर्मूला क्या था, n माइनस आर, n कितना है 6, तो 6 पुट कर लेते हैं, 6 माइनस आर, कौन सा टर्म, हम लोग फिफ्थ टर्म के बारे में बात कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, 6 माइनस 5 प्लस 2, तो 6 माइनस 5 कितना होता है 1, 1 प्लस 2 क्या हुआ थर्ड, तो T3 थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। और इसे हम एक्सपैंड करेंगे तो क्या लिखेंगे 6C2, a के पावर में 4, b के पावर में 2। तो आई होप कि ये कंसेप्ट भी समझ में आया हो कि एंड टर्म आरथ टर्म फ्रॉम एंड हम लोग कैसे निकालते हैं। तो आरथ टर्म फ्रॉम एंड जब भी बोला जाए तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लेना, n माइनस आर प्लस 2 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, दोनों केस में वैल्यू इक्वल आएगा, ठीक है। तो बच्चों ये सारे कंसेप्ट को आप लोगों को अच्छे से समझना है और याद रखना है। तो बच्चों ये एक सवाल है, फाइंड द 10th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, एक बाइनोमियल दे दिया गया है और उसका 10th टर्म निकालने बोला गया है। तो जितना कंसेप्ट मैंने समझाया है उसके ऊपर जो हम प्रॉब्लम आज हम लोग करेंगे उतने ही सारे कंसेप्ट के ऊपर ही करेंगे। तो यहाँ पर इस बाइनोमियल का 10th टर्म आपको पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम लोग लिखते हैं T10, तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, TR+1 का फॉर्मूला मैंने अभी अभी बताया कि NCR पहले वाले टर्म के ऊपर दोनों का डिफरेंस n और r का, और दूसरे वाले टर्म के ऊपर ये वाला नंबर। तो 10th टर्म इक्वल टू क्या लिखना है 12C, और ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर r+1 है तो यहाँ पर r है, तो यहाँ पर अगर 10 होगा तो हम लोग यहाँ पर क्या देंगे 9, फिर पहले वाले टर्म 2x² के ऊपर इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 3, और दूसरे वाले टर्म के ऊपर हम लोग क्या देंगे यहाँ का वैल्यू 9, ठीक। अब 12C9, 2 का पावर 3, x के पावर में 6 और 1/x के पावर में 9, तो ये क्या हो जाएगा 12C9, 2 का पावर क्यूब 8 लिख लेते हैं, और ये कैंसिल होने के बाद 1/x³। ये 12C9 का वैल्यू आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो या कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट भी लगाकर इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 12C9 का मतलब क्या होता है, तो NCR का मतलब होता है n फैक्टोरियल बाय r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल क्या है इसे भी समझ लेते हैं। तो फिलहाल NCR का फॉर्मूला हुआ n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे कि देखो अगर 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ हो तो इसे इस तरीके से लिखते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 5 इंटू एक उससे कम 4, फिर उससे एक कम 3, फिर उससे एक कम 2, फिर उससे एक कम 1, और सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरीके से अगर 10 फैक्टोरियल रहा तो क्या लिखेंगे 10 फैक्टोरियल इक्वल टू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 5 4 3 2 और 1। तो जब भी किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालने को कहा जाए तो करना क्या है, सिंपली उन सारे नंबरों को अप टू 1 लिख देना है मल्टीप्लाई करके, मतलब 10 से शुरू करके 10 9 8 7 इस तरीके से सबको मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसके अलावा यहाँ पर एक और काम कर सकते हैं कि अगर पूरा एक्सपेंड नहीं करना है 10 फैक्टोरियल है तो सिर्फ अगर आप 10 लिखना चाहते हो तो फैक्टोरियल उससे एक कम में शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ भी कहानी को हम लोग रोक सकते हैं, या किसी को चाहिए नहीं हमको 9 को भी नहीं लिखना है फैक्टोरियल में, तो 10 इंटू 9 तो फिर फैक्टोरियल 8 में शिफ्ट कर जाएगा। 8 को भी अगर फैक्टोरियल से रिमूव करना है, फैक्टोरियल से हटाना है अगर 8 को भी, तो फिर फैक्टोरियल 7 में शिफ्ट होगा। इसी तरह करते 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 फैक्टोरियल 1 में चला जाता है और 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को बात सब समझ में आती है कि क्या हम लोग कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ठीक। तो इसी तरीके से 12C9 को अगर इस फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग देखें तो हम लोग लिख सकते हैं 12 का फैक्टोरियल बाय 9 का फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 9 3 फैक्टोरियल इंटू 8 इंटू 1/x³। अब 12 के फैक्टोरियल को अगर हम लोग 9 फैक्टोरियल में ला करके रोकना चाहते हैं
तो 10 इंटू 9 फैक्टोरियल होगा। क्यों रोकना है? क्योंकि नीचे में 9 का फैक्टोरियल है तो वो कैंसिल हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, और फिर 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये 9 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, और हम लोगों को क्या मिलेगा? यहाँ पर भी ऑलरेडी 8 भी है और 1/x³। तो यहाँ पर 2 से अगर 3 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, 3 4 ज़ा 12 और 2 इंटू 2, तो हम लोगों को मिलेगा 2 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 8/x³। तो ये हम लोगों का वैल्यू हुआ 10th टर्म का इस बाइनोमियल के एक्सपेंशन से। तो बच्चों यहाँ पर एक सवाल है, फाइंड मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 1/x का होल पावर में 10। ये भी एक बाइनोमियल है। मिडिल टर्म का कंसेप्ट तो मैंने आप लोगों को समझा ही दिया है कि किस तरीके से निकालना है, अगर पावर इवन हो तो क्या करना है और अगर पावर ऑड हो तो क्या करना है। तो यहाँ पर फिलहाल पावर क्या है, n जो है वो 10 है। 10 क्या है? एक इवन नंबर है। तो यहाँ पर मिडिल टर्म का जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे? इवन वाला, और वो क्या था? n/2 + 1 टर्म, ये फॉर्मूला था मिडिल टर्म का। ठीक है, तो यहाँ पर n क्या है? 10/2 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6th टर्म। तो 6th टर्म जो है वो हम लोगों का मिडिल टर्म, ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया था। लेकिन यहाँ पर बोला गया ये नहीं बताने कि मिडिल टर्म कौन सा, ये बताने कि उस मिडिल टर्म का वैल्यू क्या है। तो मिडिल टर्म निकालने के बाद उसका वैल्यू निकालना, इसमें हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये पता कर लिया कि इस बाइनोमियल का मिडिल टर्म कौन सा होगा। तो 6th टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा। अब हम लोग उस टर्म का वैल्यू निकालते हैं। तो अभी भी जो प्रॉब्लम हम लोगों ने यूज़ किया था फॉर्मूला, जो पिछले प्रॉब्लम में जिस फॉर्मूले का हम लोगों ने इस्तेमाल किया वही फॉर्मूला फिर से रिपीट होगा। TR+1 किसी भी टर्म का वैल्यू निकालने का ये फॉर्मूला होता है। NCR a के पावर में n-r b के पावर में r। तो 6 टर्म का वैल्यू क्या होगा? n क्या है यहाँ पर? 10। तो 10c, यहाँ से एक कम लिखेंगे 5। पहला वाला नंबर कौन है? x के पावर में इन दोनों का डिफरेंस 10 - 5 5, और दूसरे वाले के ऊपर यहाँ का वैल्यू 5। ठीक है, तो 10c5 x के पावर में 5 और फिर इंटू -1/x के पावर में 5, तो ये कैंसिल। तो जवाब क्या होगा? -10c5। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सारी बातें आप लोगों को ठीक से अच्छे से समझ में आई हो। जितना कंसेप्ट मैंने आप लोगों को समझाया उसके ऊपर प्रॉब्लम और भी करना बाकी है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। आज का क्लास हम लोग यहीं पर ऑफ करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर।